नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम होगा। 5 से 12 सितंबर की तारीख है जब तक आप नामांकन करेंगे। 16 सितंबर को नामांकन की वापसी होगी। हरियाणा में आचार संहिता फिलहाल इस घोषणा के बाद लागू हो चुकी है। अब कोई नई घोषणा सरकार नहीं कर सकती है। विपक्ष जो कि हर दिन बेचैन चल रहा था कि इतनी ताबड़तोड़ घोषणाएं सरकार कर रही है, सिर्फ छलावा है, लेकिन अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया तो आचार संहिता लागू होते ही फिलहाल कोई नई घोषणा नहीं होगी। तो बड़ी खबर, हालांकि सुबह से इस पर चर्चा चल रही थी, कयासबाजी चल रही थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था पत्रकारों से कि आपसे किसने कहा है कि हरियाणा के चुनाव का भी ऐलान होगा। हरियाणा में तय समय पर ही चुनाव होने हैं, यह बात सुबह मुख्यमंत्री ने कही, लेकिन देर तक इस पर चर्चा चलती रही और जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई तो वहां पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई कि हरियाणा में भी चुनाव होंगे, क्योंकि हरियाणा में जनता चाहती है कि चुनाव हो जाए। इस बात का भी जिक्र चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। तो हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होगा। इसके पहले यह माना जा रहा था कि तय समय पर चुनाव जब होगा तो महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा का चुनाव एक समय पर होगा, लेकिन फिलहाल हरियाणा को जम्मू कश्मीर के साथ ही चुनाव के लिए तैयार कर दिया गया और हरियाणा में चुनाव होगा जम्मू कश्मीर के साथ ही। और इसका ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने कर दिया। तो नामांकन की तारीख जैसा मैं बता रहा था, 5 से 12 सितंबर तक नामांकन होगा। स्क्रूटनी का मौका होगा 13 सितंबर तक। नाम वापसी का विकल्प आपको 16 सितंबर तक का मिलेगा। वोटिंग के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की गई और फिर परिणाम की तारीख भी 4 अक्टूबर को तय कर दी गई है। यानी 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे और फिर जो कि सत्ता में बैठे हैं और या फिर जो विपक्ष में बैठे हैं, अब चूंकि वो चुनावी दौर में जब जाएंगे जनता के बीच में, तो जनता किसका साथ देगी इसको लेकर नतीजे सामने आ जाएंगे। विधानसभा सीट 90 है, सामान्य सीट इसमें 73 है। आरक्षित सीटों का जिक्र करें तो आरक्षित सीट 17 है। 2 करोड़ 1 लाख मतदाता है और पोलिंग बूथ की संख्या भी आपके सामने है। 20,629 पोलिंग बूथ है। तो ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब चुनाव की घड़ी आ गई है। जिस घड़ी का इंतजार पार्टियां कर रही थी, नेता कर रहे थे, कैंडिडेट कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है सामने और ऐलान हो चुका है। 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th. The scrutiny on the next day, 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September, and phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October and everything would be over, wind up on 6th of October. हम स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग ने जो घोषणाएं की हैं, जो डेटें दी हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारियां हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा में सरकार बनाएगी और जिस गति से देश का विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हरियाणा भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। हम मिलकर के हरियाणा को बड़ी गति से और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बड़े मैंडेट के साथ सरकार ये बहुत अच्छी बात है। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। आज ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद, हरियाणा के चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद, हरियाणा वासी के
चेहरे पे एक नई किस्म की मुस्कान और चमक आज आप सुनेंगे कल से। और ये जो नॉन स्टॉप सरकार कह रहे बीजेपी नॉन स्टॉप, इस ये नॉन स्टॉप कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये नॉन स्टॉप जो नारा बीजेपी ने दिया है, ये नॉन स्टॉप बेरोजगारी, नॉन स्टॉप महंगाई, नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार, नॉन स्टॉप नशा और फुल स्टॉप विकास की सरकार पे फुल स्टॉप लगाने का। बहरहाल तो तमाम पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, कुछ कह रहे हैं कि मौसम भी बढ़िया रहता है अक्टूबर में, तो चुनाव अगर होगा तो बहुत बढ़िया होगा। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ चिरंजीव राव जो कि कांग्रेस के विधायक हैं वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है चिरंजीव जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद आपका बहुत। चिरंजीव जी, ऐलान हो चुका है, तैयारी है? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी राजनीतिक व्यक्ति है वो लगातार अपना प्रयास करता रहता है, और मुझे लगता है हम लोग राजनीतिक व्यक्ति पूरे 5 साल अपनी पूरी तैयारी करते हैं, और चुनाव का आज मुझे लगता है शंखनाद हो गया। आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा पर्व कहीं ना कहीं लोकतंत्र का ये है, तो मैं सभी को बधाई देता हूं, और आपके माध्यम से सभी लोगों को ये कहूंगा कि जरूर वो लोग वोट करें इस लोकतंत्र के महापर्व में। ये जो ऐलान हुआ है, सुबह तक ये चल रहा था कि शायद आज हरियाणा का भी जिक्र होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं। पत्रकारों से उल्टा उन्होंने पूछ लिया कि आपसे किसने कहा है? ये झटका है या सरप्राइज है? और झटका है तो किसके लिए, सरप्राइज है तो किसके लिए? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये झटका है भाजपा के लिए कि उनके मुख्यमंत्री को स्वयं इस बात की जानकारी नहीं है कि कब चुनाव की घोषणा होगी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा थी कि बहुत सारी घोषणाएं हम करेंगे, लोगों को लोभ लुभाने वादे हम करेंगे, कहीं ना कहीं उसको इलेक्शन कमीशन की तरफ झटका है। अब कांग्रेस जो कि पहले से ही तैयारी कर रही थी, बहुत सारे आवेदन आए थे, बताया जा रहा था कि 900 से 1200 आवेदन हो चुके हैं, एक एक सीट पर 9-9 और 12-12 कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों के लिए तो सुनहरा अवसर है। अब इस दौर से शुरू होकर जब तक आप नामांकन की प्रक्रिया तक जाएंगे और फिर चुनाव तक जाएंगे, क्या लगता है एकजुटता बनी रहेगी? बढ़िया मौका है, सुनहरा मौका है, चुनाव आयोग ने पहले ही दे दिया समय से। देखिए, मुझे लगता है कि लोगों ने एक मन बना रखा है कि भ्रष्टाचार भारी इस समय रहा, महंगाई अपने चरम के ऊपर है, और यही कारण रहा कि लोकसभा में हमारी 5 सीटें जीते और 2 सीटें भी हम काफी कम मार्जिन से हार गए। तो लोगों ने तो मन बना रखा है बदलाव के लिए, और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह ही है कि जिस कारण से इतने लोगों ने आवेदन किया है टिकट के लिए। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी की सरकार और लोगों की आकांक्षाओं की जो सरकार है वो हरियाणा में बनाएंगे। लेकिन मिलने पर ही सवाल हो जाता है ना, आपको सुनहरा मौका तो मिल गया, लेकिन पार्टी में लोग मिल पाएंगे कि नहीं? क्योंकि जो लड़ाई है अभी भी बरकरार है, शैलजा जी, उदयभान जी फिर से लड़ जाते हैं और वो चर्चा का विषय बन जाता है। इससे उबरना भी तो जरूरी है। लगता है कि हां, शायद इस बार उबर पाएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि पार्टी में जितने भी नेता हैं उन सबकी इच्छा एक ही है कि वो लोगों को इस सरकार से निजात दिलवाएं। आज जो भी हमारे नेता हैं वो सब अगर मेहनत कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होए, हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी मजबूत होए, और इसी तरह से सारे नेता काम करें। और मेरी पूर्ण रूप से उम्मीद है, विश्वास है कि लोग बदलाव करेंगे, और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता फील्ड में उतरा हुआ है। कार्यकर्ता फील्ड में है, लेकिन जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेट्स को लेकर नहीं लगता है कि चुनौती बड़ी हो जाएगी? और चूंकि मौका पहले ही मिल गया है तो अब दबाव ज्यादा हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जैसे कि मैंने आपको बताया दबाव नहीं, ये तो मुझे लगता है हमारे लिए एक शुभ संकेत है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इतने प्रत्याशी हैं, भाजपा को प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए। इनके अपने जो विधायक हैं वो छोड़ छोड़ के भागने की उनकी बात आ रही है। कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। ये दर्शाता है कि लोग अब इस बात को समझ चुके, नेता इस बात को समझ चुके हैं कि अब की बार हरियाणा में बदलाव होगा। जो अहिरवाल का इलाका है, यहां की राजनीति कुछ अलग तरीके से होती है। बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने तरीके से उन चीजों को गौर करती है। आपको लगता है कि इस बार खास तौर से हरियाणा के कुछ ऐसे बेल्ट होंगे जो कि परिणाम पर प्रभाव डालेंगे, वो चाहे बीजेपी के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो या किसी भी दल के लिए हो?
देखिए, हमारा इलाका जो दक्षिण हरियाणा का इलाका रहा है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। पिछले 10 साल में जरूर ऐसा हुआ है कि कुछ बदलाव यहाँ पर हुए हैं, कुछ सीटें हमारी कम आई हैं, पर आप ये देखेंगे शुरू से ही हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूत रही है। और आने वाले समय के अंदर भी जब अब चुनाव होंगे, कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर वापसी करेगी। पिछली बार हम यहाँ पर 13-14 सीटों में से 2 सीट जीते थे। अब की बार मेरा ये मानना है कि की सारी सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम हमारे यहाँ पर लोग करेंगे और कांग्रेस पार्टी को फिर एक बार सत्ता पे काबिज करेंगे। चिरंजीवी, आखिरी सवाल, क्या तैयारी है आपकी और क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, पूरी तैयारी हमारी है। अभी भी हम लोगों के बीच में हैं, अभी भी मेरे कार्यक्रम थे और लगातार हम लोगों के बीच में हैं। मेरा ये मानना है कि आज के समय के अंदर लोग ने जो विश्वास हमें जताया था पिछली बार, जिस तरह से विधानसभा भेजा था, हमारी ये कोशिश रही पिछले 5 साल के अंदर लोगों के लिए हम काम करें, उनकी आवाज को उठाएं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर भी लोग हमें दोबारा विश्वास जताकर, दोबारा से जिताकर सरकार बनवाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया चिरंजीवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो चिरंजीवी राव, कांग्रेस के विधायक, उनका कहना है कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस वक्त जनता का मूड जो था वो यही था कि बदलाव हो। अब बदलाव क्या होगा और किसके लिए होगा, इसके लिए तो हमें चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो चुनाव की तारीख थी और चुनाव कब होगा उसका इंतजार समाप्त हो गया है। तारीख भी आ गई है, ऐलान भी हो गया है, 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। अनिल विज के हिसाब से अगर इस बात को हम देखें तो उनका कहना है कि मौसम भी उस वक्त अच्छा होता है, तो उस वक्त में चुनाव होगा तो परिणाम भी मौसम के अनुकूल आएंगे। अब अनुकूल किसके आएंगे ये जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता मौसम बना भी सकती है और मौसम बिगाड़ भी सकती है। बहरहाल, अब इन तमाम परिस्थितियों में चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हुआ तो जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि तमाम पार्टियों में, खासतौर से जब हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे तो उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा कि हमने आवेदन मांगा था, हम आवेदन के आधार पर ही सुनिश्चित करेंगे कि किस कैंडिडेट को यहां पर हम मौका देंगे। अब वहां उनकी लड़ाई क्या रहेगी, कैसे वो तय कर पाएंगे, क्योंकि गुटबाजी भी अलग से लगातार चल रही है। हुड्डा गुट अपने आप में प्रभावी दिख रहा है, लेकिन शैलजा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि आला कमान की तरफ से कह दिया गया है कि सबको मिलकर चलना है और सारे नेताओं ने इस पर हामी भी भरी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है प्रियदर्शनी आपका। सुरेश रोड साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है रोड साहब आपका। विकास मेहता जुड़ेंगे हमारे साथ। उमेश भाटी हैं जेजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। और सुमित हिंदुस्तानी, आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है सुमित आपका। शुरुआत कर रहा हूं प्रियदर्शनी आपसे। भाई, सरकार घोषणाओं को लगातार कर रही थी, ये तो झटका हो गया। नहीं, अतुल जी नमस्कार आपको, बाकी सारे साथियों को भी नमस्कार। झटका क्यों हो गया? हम दोबारा सरकार में आ रहे हैं, ये अतो उत्साहित, ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस की बातों को और छलावों पे हमें नहीं आना चाहिए। इसमें कोई, मुझे कहते हैं ना, 0.0% भी संशय नहीं है कि हम सरकार में दोबारा नहीं आ रहे हैं और हम तीसरी बार हरियाणा में फुल बहुमत की सरकार आ रहे हैं। नायाब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं और जो भी घोषणाएं उन्होंने की हैं वो सारी घोषणाएं पूरी होंगी। और कम से कम ये चुनाव की तारीख से ये फायदा हुआ कि जो हम बापू और बेटे के ड्रामे देख रहे थे और जो रोज कांग्रेसियों के ड्रामे देख रहे थे, अंतरकलह इनके देख रहे थे, ये देखना बंद होगा। अब कांग्रेस के खिलाफ जनता ने मन बना लिया है और अब आगाज हो चुका है चुनावों का और मुझे पूरी आशा है कि सब सही तरीके से हो। चुनाव और लोकतंत्र की, यही भारत की एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जनता ही जनार्दन है और यहाँ पे कोई भी नेता तभी बन पाता है जब जनता आपके साथ रहती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता ने मन बना लिया है। नायाब सिंह सैनी जैसे नायाब मुख्यमंत्री आज हरियाणा को मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता ऐसे नायाब मुख्यमंत्री को खोना चाहेगी, ऐसे मुख्यमंत्री को खोना चाहेगी जिन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाया, ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं खोना चाहेगी जिन्होंने 7th पे कमीशन पहली बार हरियाणा में आया, ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं खोना चाहेगी जिन्होंने कच्ची नौकरियां पक्की कर दी। तो आप समझ सकते हैं, ऐसी तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। मुझे लगता है मैं बोलती रह जाऊंगी तो शायद मैं ही बोल पाऊंगी, इनमें से किसी को कोई चांस नहीं मिलेगा बोलने के लिए, लेकिन हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए। अब मैं आपको रोकता हूं, मैं दूसरे के पास ही जाता हूं ताकि उनको भी चांस मिल पाए। भाई रोड साहब, झटका उनको लग नहीं रहा है, आप कह रहे हैं कि सुनहरा मौका हमें मिल गया है, नायाब मौका मिल गया है,
चुनाव आयोग पर अब तो भरोसा हो गया होगा कि चुनाव आयोग किसी पार्टी के इशारे पर काम नहीं करता है। चुनाव आयोग ने वो मंशा पूरी की जो कि विपक्ष की मंशा थी और जनता की मंशा थी। रोड साहब। जी अतुल जी। सर मेरा सवाल यही था कि आप लोगों के लिए तो सुनहरा मौका हो गया ना। अब तक आप इस वजह से परेशान थे कि लगातार बीजेपी के मुख्यमंत्री या जो है सरकार वो घोषणाओं पर घोषणाएं किए जा रही है, ये सब छलावा है, उस पर तो विराम लग गया। ये सुनहरा मौका मिल गया आपको, नायाब मौका मिल गया। बिल्कुल, देखिए जैसे मनोहर लाल खट्टर जी को मोदी जी ने हटाया था, उसी तरीके से नायब सिंह सैनी जी को झूठी घोषणाओं से रोकने के लिए नरेंद्र मोदी जी के चुनाव आयोग ने नायब सिंह सैनी जी को झटका दिया। जो आपने शुरुआत में बोला था, ये बिल्कुल झटका है नायब सिंह सैनी जी के लिए, क्योंकि उनकी घोषणाओं पे उनकी जग हंसाई हो रही थी। वो कांग्रेस पार्टी के समय की घोषणाओं को भी अपनी कह के बोलने लग गए थे। तो सरकार के पास आईबी भी है, सीआईडी भी है, तो उन्होंने लगा कि ये मनोहर लाल खट्टर जिस स्थिति में हरियाणा को छोड़ के गए थे, ये झूठी घोषणाएं जनता के बीच में हंसी मजाक का विषय बन गई हैं। ये उससे भी ज्यादा ग्राफ गिराएगा बीजेपी का। तो चुनाव आयोग देखिए केंद्र के अधीन होता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में 1 माह के पहले अगर चुनाव कराए गए हैं, लगभग 20 दिन पहले, तो पिछली बार जहां तक मुझे याद है 21 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, 24 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, 27 अक्टूबर को मनोहर लाल खट्टर जी ने शपथ ली थी और 4 नवंबर को विधानसभा का गठन हुआ था। तो इस बार इतनी इन्होंने जल्दी की, ये तो एक तरफ से घोषणा कर रहे थे, तो यानी इनके उस उल्टे पासे पड़ रहे थे। ये जनता ने इनको नकार रखा था, इस बात को इन्होंने महसूस किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की इस घोषणा से पहले चलिए रोड साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उमेश भाटी जी, अब आपके लिए भी मौका है, क्योंकि सत्ता का सुख आपने भोग लिया है, लेकिन अब चूंकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया और अब आपके पास भी एक ऐसा अवसर है कि 90 की 90 सीट पर आप ऐलान भी कर सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं और फिर उस जीत के जरिए सत्ता में जा भी सकते हैं। जी अतुल जी, हेलो। हाँ बोलिए भाटी साहब, आप बोलिए। हाँ अतुल जी, देखिए 4.5 साल जिस तरीके से समाज में सेवा के रूप में एक सेवक की तरह काम किया दुष्यंत जी ने, और 4.5 साल में आप मान के चलिए कि 3,000 रुपए जो बुजुर्गों को जो पेंशन पहुंचाने का काम किया, या 75% जो है हरियाणवी की नौकरी की बात करें, या 50% महिलाओं के आरक्षण की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो दुष्यंत जी ने अपने इलेक्शन के समय पे बोले थे, और वो काम पूरे करने की कोशिश की गई और आगे भी पूरी कोशिश करी जाएगी इस चीज के लिए। लेकिन समय रहते हुए 4.5 साल जो सरकार के साथ काम किया और एक अच्छा काम किया, जनता ने प्यार दिया हमारे को। एक गठबंधन की टूट हुई, लेकिन गठबंधन के टूटने के बाद भी दुष्यंत जी ने वापस से एक नए संरचना की तैयारी की। आज वापस से गठन हुए हैं, आपने देखा होगा पीछे जिलाध्यक्षों का, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो है घोषणाएं की गई, और हरियाणा के अंदर एक मजबूत टीम की घोषणा की गई है। 90 की प्रत्याशियों की तैयारी कई सालों से हम लोग लगे हुए थे, उस काम कर रहे थे। जिले के अंदर जो हमारे बैठकों का दौर था वो चल रहा था, आप विधानसभा की बैठकों की बात कर रहे थे वो भी चल रही थी, और हमने जो लड़ाई लड़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उसमें भी एक अच्छी लड़ाई जो है जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ी, क्योंकि समय नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी हम अलग हुए। अलग होने के बाद में हमारे पर एक इलेक्शन का जिस तरीके से 10 के 10 इलेक्शन हम लोगों ने लड़े, जो आम आदमी पार्टी भी हिम्मत नहीं कर पाई थी, वो भी एक ही सीट पे लड़ी, लेकिन हम 10 की 10 सीटों पर हरियाणा के अंदर लड़े, क्योंकि हमें जो प्यार था, जो हरियाणवी का, हरियाणा का और हरियाणवी का जो प्यार था, उसका हमें पता था। तो हमने 10 सीटों पर लड़ाई ली और एक अच्छी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। हमने अपनी बात रखी हरियाणा के बीच में, हरियाणवियों के बीच में, और आज वापस से 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। 90 सीटों मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और अतुल जी, आपको बताना चाहता हूं कि पहले भी हमारे पास चाबी थी, विधानसभा का ताला हमने ही खोला था, और आने वाले समय में भी चाबी हमारे हाथ में ही है, विधानसभा का ताला हम ही खोलेंगे। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है भाटी साहब, मैं सहमत हूं कि विधानसभा का ताला आपने ही खोला था अपनी चाबी से। लेकिन जहां आपने बताया कि पदाधिकारियों का आज फिर से गठन किया गया है, 22 के 22 जिलों में 50 से ज्यादा पदाधिकारी नियुक्त किए गए, उसी बीच में एक बड़ी खबर आपको बताता हूं अभी की।
एक तरफ झटका मिला है चुनाव आयोग की तरफ से, दूसरा झटका अनूप धानक पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने दिया है जेजेपी छोड़कर। अभी अभी खबर आई है, तो एक तो आप पदाधिकारी शामिल करा रहे हैं, लेकिन पूर्व मंत्री जो आपके ही थे, आपके ही कोटे से थे, उन्होंने अलविदा कह दिया ये कहकर कि मैं निजी कारणों से जा रहा हूं, मैं निजी कारणों से जा रहा हूं। जा रहे, कोई आ नहीं रहा। हाँ प्रियदर्शनी कुछ कह रही हैं आप? मैंने कहा आम आदमी पार्टी और जेजेपी में सिर्फ लोग जा रहे हैं, आ कोई नहीं रहा है। आज से 10 साल पहले आपका भी यही हाल था। ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की पार्टियों में जी बहुत पुरानी पार्टी है। कितने लोग गए कितने नहीं गए हमें पता है, एक एक आदमी का पता है कितने लोग छोड़ के गए। देश की सबसे बहरहाल अब ये आने जाने का सिलसिला तो बहुत तेज होगा ना, क्योंकि तारीख आ गई है, चुनाव किस तारीख में होना है। हमारे साथ विकास भी जुड़ गए, इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विकास आपका भी। लेकिन उसके पहले सुमित हिंदुस्तानी, एक अवसर जिसकी तलाश पंजाब और दिल्ली के बीच में लगातार आम आदमी पार्टी कर रही थी कि हरियाणा से हमारे नेता आते हैं और हमारी सरकार भी यहां पर आ जाए, वो मौका आ गया है। अतुल जी नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और जो आज चुनाव आयोग ने चुनाव की जो तारीखों का ऐलान किया है, तो मैं तो इस लाइन से आज की बात को शुरू करूंगा कि चमन में इख्तला के रंगे बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। आज हरियाणवी बहुत खुश है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से और जननायक जनता पार्टी के 4.5 साल जो इन लोगों ने ये काम किया हरियाणा को पीछे करने का, उनसे छुटकारा पाने की डेट उनको मिल गई है। 1 अक्टूबर को हरियाणवी एक नई सरकार बनाने जा रहा है। और अभी मैं साथी प्रवक्ताओं की बात को सुन रहा था अतुल भाई, इन लोगों को झटका इसलिए लगा क्योंकि इन्हें अभी और बहुत ज्यादा झूठ बोलना था। प्रियदर्शनी जी जिस राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता बनकर बैठी हैं, आज उस राजनीतिक पार्टी के मुखिया ने और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये सुबह जब प्रेस वार्ता वो कर रहे थे, प्रेस के साथी ने उनसे पूछा कि आपको पता है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। उन व्यक्ति को यही नहीं पता था कि चुनाव की तारीखों का आज उनको वो उनसे ही पूछने लगे कि अच्छा ऐसा भी कुछ है, और उन्होंने उस बात को सिरे से खारिज किया कि हरियाणा में चुनाव समय पर होगा। लेकिन मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं कि चुनाव आयोग ने जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वे करवाया तो उनको लगा कि हरियाणवियों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो चुका है इस भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का। इनको इनके अत्याचार से मुक्त करके एक ईमानदार दिल्ली जैसी और पंजाब जैसी सरकार बनाने का इन लोगों को मौका दिया जाए, मैं धन्यवाद करता हूं। और अतुल जी मैं तो एक चीज और कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आज ये इतनी खुश है कि हमारे पास नायाब मुख्यमंत्री आ गया है। ये वही नायब मुख्यमंत्री जी हैं जो मेरे कुरुक्षेत्र से सांसद हुआ करते थे, लोगों ने इनका नाम बदल के गायब सिंह कर दिया था। इन्होंने आज तक अपने संसदीय क्षेत्र में अगर नायब सैनी मुख्यमंत्री जी 10 काम गिनवा दें कि मैंने 10 काम किए हैं तो मैं उनकी जय जयकार लगाऊंगा। आज वो मुख्यमंत्री बन गए। ठीक बात है, लेकिन सुमित भाई एक सवाल तो ये भी है ना, जब आप कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब जैसी सरकार चाहिए हरियाणा वालों को, तो हरियाणा वालों को एसवाईएल का पानी भी चाहिए, प्रदूषण जो दिल्ली में फैल जाता है उससे जो किसानों पर आरोप लगता है उससे मुक्ति भी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके ऊपर आएंगी दायित्व के तौर पर। वो अलग बात है कि अब तो चुनाव में जब आप जाएंगे तय करेगी जनता किसकी सरकार बनेगी, आपकी बनेगी, जेजेपी की बनेगी, किसी गठबंधन की बनेगी, बीजेपी फिर से वापस आ जाएगी, या कांग्रेस जिसकी लहर जिसका वो दावा कर रही है वो आएगी। विकास जवाब सेकंड में देता हूं। हाँ, बोलिए, आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब में बने मात्र 2 साल हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पहले जो जननायक जनता पार्टी की मां हुआ करती थी इंडियन नेशनल लोकदल, जिसमें से ये लोग निकल कर आए हैं, उनकी तो राजनीतिक पार्टियों के पगवट यार थे जब वहां पे अकाली दल की सरकार हुआ करती थी। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होती थी, जिसके साथी गठबंधन के साथी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे। ये लोग तो आपस में पगवट यार होते थे, अपनी पगड़ियां एक दूसरे को बांट दिया करते थे। मैं कह रहा हूं सुमित भाई कि अब ये लोग तो कर नहीं पाए, ना कांग्रेस कर पाई, ना अकाली कर पाई, ना बीजेपी कर पाई, ना इनेलो करवा पाई। अब ये सुनहरा मौका जनता आपको ही देने वाली है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब का मामला जो है और हरियाणा के जरिए अगर कहीं उलझता है तो आपको मौका मिलेगा, आप उसको पूरा कर देंगे, मैं तो ये मान रहा हूं। लेकिन जनता जब मौका देगी तब उस पर आप काम कर दीजिएगा, ये भी आप बोल के रखिए, याद करके रखिए। बहरहाल विकास, अभय चौटाला का बयान भी आया, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर ये सरकार थोड़ा और लंबा जाती, जब तक समय था वो तक जाती, तब तक विधानसभा सत्र भी इनको बुलाना पड़ता। यह सरकार का भय है जिसकी वजह से इसके पहले ही चुनाव का ऐलान हो गया। यह सरकार की बौखलाहट है,
हालांकि सुबह मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि भाई मुझे नहीं पता है, और ये अच्छी बात थी कि उनको नहीं पता। अगर वो उस समय कह देते कि हाँ ऐलान होने वाला है, तब आप ही लोग मिलकर कहते कि ये देखिए चुनाव आयोग ने इनको सबसे पहले बता दिया है, हमें नहीं बताया, ये मिले हुए। पता तो सब है इनको। देखिए, सबसे पहले तो जो चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किया है उसका मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा गठबंधन है वो पूरी तरह से तैयार है इस चुनाव में जाने के लिए। हम काफी दिनों से हमारी जो बैठकें हैं लोकसभा वाइज चल रही थी वो भी समाप्त हो चुकी हैं। हमारी गठबंधन की जो पूरी तैयारी है, हर जिले में हर हलके में हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। और दूसरा जो आदरणीय हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है कि चुनाव में अभी समय था तो भाजपा पहले करवा रही है, तो देखिए भाजपा की बौखलाहट भी कह सकते हैं इसको, और दूसरा वो भी कह सकते हैं कि चुनाव समय से पहले अगर वो करवा रहे हैं तो उन्हें ये लगता है कि जो वो कई दिन से अभी जो प्रियदर्शनी सिंह जी भी कह रही थी कि मैं बताने लग जाऊं तो समय और किसी को मिलेगा ही नहीं, कि वो जो सिर्फ घोषणाएं कर रहे थे, सिर्फ घोषणा ही रहे, उसे हमें आगे मत ले जाना पड़े, इसलिए उन्होंने चुनाव पहले घोषित करवा दिया। और दूसरा किसी भी तरीके से, मैं तो अभी कहीं पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पर आया हुआ था कि अक्टूबर 4 भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर। तो आज हरियाणा प्रदेश के हर सोशल मीडिया पर ज्यादा भरोसा मत किया करिए, वहां पर कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा उसकी इंतजार मत करिए, वो उसके लिए आप चुनाव का इंतजार करिए। अच्छा विकास, आपने कहा कि इन्होंने पहले ही ऐलान करवा दिया, मतलब इनेलो की तरफ से आरोप अभी भी लग रहा है कि चुनाव आयोग मिला हुआ है बीजेपी से, इसलिए ऐलान करा दिया गया, क्योंकि बाकी विपक्ष तो स्वागत कर रहा है। नहीं, मैंने भी स्वागत किया है, हम भी पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन चुनाव आयोग को कुछ ना कुछ तो जल्दी करवाया गया है, क्योंकि अभी जब हमारी विधानसभा गठित हुई थी उसको भी पूरा समय ही नहीं हुआ, तो उससे पहले चुनाव करवाया जा रहा है। तो देखिए सरकार की दखल अंदाजी तो रहती है, ये तो आप सबको भी पता है, चाहे हम विपक्ष के नाते कुछ भी कहें, ठीक है, सत्ता में बैठे लोग कुछ कहें, पूरी दखल अंदाजी रहती है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जो प्रियदर्शनी सिंह जी ने कहा कि हम भाजपा ने ये किया वो किया, तो उनमें से एक भी वायदा जो नायब सिंह सैनी जी ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि हमने आईडी खत्म कर दी, प्रॉपर्टी आईडी। अभी भी जब कोई हरियाणा प्रदेश का जनमानस जो कोई रजिस्ट्री करवाने के लिए जाता है तो उससे सबसे पहले प्रॉपर्टी आईडी ही मांगी जाती है। तो ऐसी कई चीजें हैं, झूठ बोल बोल कर जो लोगों को प्रगलाने का प्रयास किया गया है, वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही कह रहा था कि आज राजनीतिक कार्यकर्ता वो किसी भी पार्टी का है, उनके अलावा जो हरियाणा प्रदेश का आम जनमानस है जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसके भी चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन था 10 साल का, वो उससे मुक्ति पा ली है। और आने वाले समय में ठीक है, प्रियदर्शनी जवाब देंगी। भाई चेहरे पर मुस्कान है आम जनता के और चेहरे पर मुस्कान है विपक्ष के, क्योंकि अब वो मौका आ गया जिस मौके की तलाश वो कर रहे थे और पहले मिल गया मौका, और झटका आप लोगों को लगा, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। अनिल विज कह रहे हैं कि अक्टूबर में मौसम अच्छा होता है, अब इस मौसम में जनता क्या करेगी, किसका मौसम बनाएगी और बिगाड़ेगी, इस पर तो जनता ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन बीजेपी अब इसको कैसे जस्टिफाई करेगी, क्योंकि आप आज तक कह रहे थे कि नहीं हम समय पर ही चुनाव में जा रहे हैं। अतुल जी, ये तो वही बात हो गई, चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये वही बात हो गई। और अंगूर खट्टे हैं, इनको समझ में आ गया है कि देखिए जेजेपी हो गया या इनेलो हो गया और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टी तो इनका तो हाल ऐसा है इस चुनावों में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये तो नोटा से भी कमाने वाले हैं ये तीनों। साथ ना लेना पड़ जाएगा प्रियदर्शनी जी, आप मेरी साथ ना लेना पड़ जाएगा, नहीं आप मेरी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, साथ ना लेना पड़ जाएगा। दूसरी बात कि मैं अभी इनेलो के अपने साथी प्रवक्ता की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। जब इन्होंने बोला कि अराजकता फैला दी है, अरे अराजकता, आपको नहीं मालूम अराजकता किसको कहते हैं? जब इनेलो का राज था तो किस तरीके से माताओं इनेलो का जब राज था, निकलना मुश्किल हो जाता था, ये सबको मालूम है। अराजकता उसे कहते हैं, किस तरीके से लैंड माफिया ने कब्जा कर रखा था, किसानों पे जुल्म कर रखे थे, जुल्म के समय में अराजकता इसे कहते हैं। अराजकता इसे कहते हैं
कि आज पंजाब में खालिस्तानियों का इंटरफेरेंस है। अराजकता इसे कहते हैं। अराजकता इसे कहते हैं कि जब आप अपने बाप और दादाओं की कसम खाते हैं और उसके बाद पलट जाते हैं, अराजकता इसे कहते हैं। इसे नहीं कहते कि जब हम जन कल्याण की बात करें, इसे नहीं कहते कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि जब आपको गुड़गांव से अगर आप चंडीगढ़ जाना होता है मात्र 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। एक समय ऐसा भी था जब इनकी सरकारें थी, जबकि ये लैंड माफिया बन चुके थे, उसके बाद भी ऐसा समय था कि जब गुड़गांव से चंडीगढ़ जाना होता था तो सुबह से लेकर शाम हो जाती थी। तो इनसे अगर पूछा जाए कि इन्होंने क्या काम किए थे तो बापू बेटे के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज हमसे पूछा जाए तो गिनती खत्म नहीं हो रही। ये पोर्टल पे सवाल उठाते हैं। अतुल जी, आप ये बताओ इनको क्या दिक्कत है कि पोर्टल पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? पोर्टल पे इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इनको दिक्कत ये है कि जो साम्राज्य इन्होंने फैला रखा था, जो कॉन्ट्रैक्टरों के थ्रू आउटसोर्सिंग कर रखी थी, वो साम्राज्य हमने खत्म कर लिया। आज पोर्टल के जरिए रिश्वतखोरी खत्म हुई है। आज पोर्टल के जरिए कोई भी आम नागरिक जाके अपना काम करवा सकता है। लेकिन इनको दिक्कत ये है कि एक आम नागरिक को ये कैसे इतनी सुविधाएं दे सकते हैं। बीपीएल कार्ड की बात करें अगर, तो बीपीएल कार्ड जो पीला रंग का जो कार्ड था, हुड्डा साहब के समय में 80,000 तक गया था। 80 के करीब गया था और आज हमने 46 लाख के करीब दे दी है। बीपीएल कार्ड ही हमने सिर्फ बांट दिए। आप ये सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारी, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, रोड साहब से इसका जवाब ले लेता हूं प्रियदर्शनी। हाँ, ठीक है प्रियदर्शनी, एक जवाब ले लेता हूं रोड साहब से। किसने सोचा था कि आज के दौर में 500 रुपए में भी सिलेंडर मिल सकता है? दूसरी बात, ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हमारे समय में हमने 400 रुपए का सिलेंडर दिया है। पहली बात, अगर मैं खुद इकोनॉमिक्स की छात्रा रही हूं अतुल जी, और आप भी जानते पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, अगर इन्फ्लेशन के दौर पे भी देखा जाए तो 10 साल पहले अगर आप 400 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे तो भी वो महंगा दे रहे थे। और अगर उसको कैलकुलेशन की जाए तो इसका मतलब कि आज वो सिलेंडर आप 900 रुपए में देते। इसका मतलब ये साफ है कि ये अपनी बातों में ही फंस गए हैं। ठीक है सुरेश रोड साहब, भाई प्रियदर्शनी कह रही हैं कि अचीवमेंट इतनी है, योजनाएं इतनी लागू कर दी हैं, काम इतना करा दिया है कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे, घंटा निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। इस वजह से तीसरी बार उन्हीं की सरकार। अब कांग्रेस कैसे दावा कर रही है कि नहीं इस बार सिर्फ लहर आपकी है, क्योंकि 3 और पार्टियों के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कैसी लहर है, हमारी भी तो लहर है। छत्तीसगढ़ से हो गया सुरेश रोड। हाँ रोड साहब। अतुल जी, जो सिलेंडर की बात हो रही थी वो तो 2 महीने बाद 500 रुपए में कांग्रेस पार्टी ने देना था। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार यूटर्न लेके 500 रुपए सिलेंडर के ऊपर आई। जैसे संविधान पे मोदी जी ने यूटर्न लिया, जैसे 3 काले कानून वापस लेने के लिए उन्होंने बेशक वादे खिलाफी रही है, लेकिन एक बार यू टर्न लिया, तो ऐसे ही ये यू टर्न है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की लहर, भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, हमारी लहर इस कदर है, उस नारे को हम पूरा करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के और भी अधूरे घोषणा पत्र के साथ साथ जो इनके कार्यकाल के जो काम रह गए हैं, हम जनहित में उसको भी पूरा करेंगे। और इन्होंने जो घोषणा की थी, चाहे 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बातों को नहीं कर पाए, लेकिन हम करेंगे। इन्होंने एमएसपी का कानून बनाने की बात की थी, ये नहीं कर पाए, हम करेंगे। इससे हिमाचल में कर दीजिए, हिमाचल में कर दीजिए, कर्नाटका में कर दीजिए। सरकार बनते ही जमाखोरी करने वालों को भी ऐसा कठोर सजा देने का कानून लेके आएगी। अगर किसी ने किसान की फसल एक दाना भी एमएसपी से कम खरीदा तो उसको अंदर ठोकेंगे। ये कानून कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि इन्होंने 52 योजना के बावजूद किसान को 1000, 1500, 2000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान पहुंचाया है। कृषि बीमा योजना है, ऐसे तो तमाम है। लेकिन आज का विषय जो मेन हमारे जो चुनाव को लेकर है, मैं ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार एक नारा दिया था, अब की बार 75 पार। ये तो उस नारे को पूरा नहीं कर पाया, ये तो 40 पे आके अटक गए। लेकिन जनता जनार्दन अब ये कहती है कि अभी हम, जैसे आज मैं पुंडरी की अनाज मंडी में, कल हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे हैं पद यात्रा के लिए, गाड़ी में बैठ के हम अभी पुंडरी की अनाज मंडी से मैं आपके चैनल पे जुड़ा हूँ। यहाँ अनाज मंडी के 8 किसान ये कह रहे हैं कि सुरेश जी, जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 75 पार का दिया था पिछली बार, वो नारा इस बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से
कांग्रेस पार्टी हरियाणा में पूरा करेगी। इस बार 67 सीट का रिकॉर्ड 2005 का कांग्रेस पार्टी तोड़ के प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। शैलजा जी का नाम नहीं लिया इन्होंने, शैलजा जी का नाम नहीं लिया इन्होंने, वाले का नाम लिया। ये जो बात है अभी मैं आपने याद करा दी, धन्यवाद करता हूँ प्रियदर्शनी जी का। अतुल जी ने शुरू में कहा हुड्डा गुट, मैं ये बताना चाहता हूँ किसी भी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल नेता ही पार्टी होती है, उनको गुट नहीं कहा जाता। मैं मीडिया से भी इस शिकायत को दर्ज कराता हूँ अतुल जी आपके माध्यम से, कई चैनलों में ऐसी बातें सुनने को मिलती है। हरियाणा में कोई भी राजनीतिक पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें दो अहम पद होते हैं, एक प्रदेशाध्यक्ष, एक नेता विधायक दल। और हुड्डा साहब अपनी मर्जी से विधायक दल नेता नहीं बने, विधायकों की राय पे पार्टी हाईकमान ने बनाया, उदय भान जी को भी ऐसे ही बनाया। तो यानी हरियाणा कांग्रेस हुड्डा साहब विधायक दल नेता के नेतृत्व में है, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में। आप इसको गुट नहीं कह सकते। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि इसको गुट नहीं कह सकते रोड साहब, अगर आप ये कहते हैं कि इसको गुट नहीं कह सकते तो मैं मान लेता हूँ, नहीं मैं मान लेता हूँ। आप अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार रखते हैं। एक मिनट प्रियदर्शनी, एक मिनट। अनिल विज जी ने कहा कि कार्यकर्ता और सरकार बीजेपी तैयार है। अनिल विज जी को जब खट्टर साहब को हटाया गया, उस बात का तो पता नहीं था। एक मुख्यमंत्री को हटाया की घटना का पता नहीं है, लेकिन बूथ स्तर से लेके वो गारंटी देते हैं। ठीक है सुरेश जी, हाँ ठीक है, ऐसे अनाज में बातें करते हैं मीडिया बनाने के लिए। ठीक है भाई, हो गया रोड साहब, हो गया भाई। अरे अब धारा प्रवाह मत बोलिए, हो गया। सुरेश रोड, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अरे सुरेश रोड साहब आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हो गया। अब दूसरे मेहमानों से जवाब ले लूं। आपको इतना ही पता नहीं रोड साहब आवाज आ रही है नहीं आ रही है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई घोषणा हरियाणा को लेके होगी या नहीं होगी? आप हरियाणा के हितों की अरे सुरेश रोड साहब भाषण नहीं देना है सर, प्लीज डिबेट कर रहे हैं। नहीं समझ गया 75 पार वाला नारा कांग्रेस इस बार पूरा कर लेगी, समझ गया मैं आपकी बात का लब्बोलू, आप समझ गया। लेकिन जब आप कहते हैं कि हुड्डा गुट हम ना कहें, मीडिया भी ना कहे, आपत्ति दर्ज कराते हैं, तो चलिए मैं मान लेता हूं। लेकिन एक पार्टी के अंदर अलग अलग कलर की पगड़ी पहनकर जब लोग आते हैं ना, तो वहां पर नहीं समझ में आता है कि पार्टी में अलग अलग पगड़ी कैसे हो सकती है, कलर तो एक होना चाहिए। खैर उसका भी जवाब आपने दे दिया था लाठी चलाकर। बहरहाल बाटी साहब सुरेश रोड साहब का यह कहना है कि जो जनता है वो ये कह रही है कि जो नारा बीजेपी का था 75 पार वाला, वो इस बार कांग्रेस पूरा करेगी। लेकिन पिछली बार भी गड़बड़ आप लोगों ने की थी, कांग्रेस पूरा कर सकती थी, लेकिन 10 सीट आप लेके चले गए बीजेपी के साथ। इस बार भी ऐसा ना हो जाए? इस बार भी मैंने अभी क्या बोला था आपके चैनल के माध्यम से, एक बात मैंने रखी थी कि जिस तरीके से 4.5 साल दुष्यंत जी ने जो है उप मुख्यमंत्री रहकर जो समाज के लिए, जो हरियाणा की जनता के लिए जो काम किया है, उस काम को देखते हुए जो पहले हम देखे 10 सीटें हमें मिली थी जब नई पार्टी हमारी गठित हुई थी, और हमने जो है युवाओं की जो पार्टी जिसको कहा करते थे सब लोग के नए युवा जुड़े हैं, और युवाओं ने मेहनत करी और पहले ही इलेक्शन में 10 सीटें हम लोगों को मिली। अब तो 4.5 साल हम लोग प्रूव कर चुके हैं अपने आप को कि हम सरकार को, सत्ता को संभाल सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हरियाणा के लिए काम कर सकते हैं। तो हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए जो एक सोच है दुष्यंत जी की, युवाओं की जो सोच है, महिलाओं के प्रति, बहनों के प्रति जो सोच है दुष्यंत जी की, उस सोच को वापस से भाटी साहब माफी के साथ मैं आपको रोक कर सवाल ले रहा हूं। मैं इस पर कोई आपत्ति कर ही नहीं रहा हूं कि दुष्यंत जी की सोच क्या है, आपने क्या किया। एक मिनट भाटी साहब सवाल सुनिए। मेरा सवाल यह है कि पिछली बार आप नई पार्टी थे तो 10 सीटें आपको मिली थी, और तब आपने बीजेपी जो कि 75 पार का नारा लगा रही थी और आपने यमुना पार का नारा दिया था, बीजेपी के साथ चले गए थे। इस बार आप क्या ये दावा कर रहे हैं कि नहीं आपकी अपनी अलग से सरकार बन जाएगी? क्योंकि जो रोड साहब ने कहा है उनका इस कहना तो यह है कि जो 75 पार का नारा बीजेपी का था, इस बार कांग्रेस उसको पूरा करेगी। देखिए अतुल जी, मैंने एक बात रखी कि हम लोग मेहनत से और दुष्यंत जी के काम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 90 की 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। प्यार की जो उम्मीद है हमें वो प्यार मिलेगा, और हम ज्यादा से ज्यादा सीटों को निकालेंगे हरियाणा के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छे हमारे जो कार्यकर्ता पिछले जो 4.5 साल से लगे हुए थे, 5 साल से लगे हुए थे, उनकी मेहनत जो उन्होंने विधानसभा में की है, उस मेहनत का फल उनको मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा विधायक निकल कर आएंगे। और उम्मीद करते हैं, हर कार्यकर्ता की उम्मीद होती है, हर पार्टी की उम्मीद होती है
कि वैसे ही हमारी पार्टी की और हमारे कार्यकर्ताओं की उम्मीद है कि आने वाले समय में जो चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के, वो दुष्यंत चौटाला जी बने। और एक बात मैंने बहुत साफ क्लियर तरीके से कही है कि चाबी कल भी हमारे हाथ में थी, चाबी आज भी हमारे हाथ में है। विधानसभा का ताला खुलेगा तो चाबी हमारी लगेगी वहां पर, हमारी चाबी लगकर ही विधानसभा का ताला खुलेगा। नहीं, आपकी चाबी वाली के लिए बाहर में जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया पहले, उमेश भाई आने वाले में उम्मीद करते हैं कि हम सीएम बनेंगे और सीएम बनकर यहाँ पर काम करेंगे। अच्छा, आप सीएम बन जाइएगा, 10 सीटें लेकर सीएम नहीं बन पाएंगे, सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि अब सीटें जब आप बढ़ाएंगे तो कांग्रेस खत्म होगी, और कांग्रेस कह रही है कि 75 पार का नारा वो पूरा करेगी। अब अपनी वाली चाबी और अपना वाला ताला लेकर आप जाइए चुनाव में। असल में जो चाबी होती है वो जनता के हाथ में होती है, इसका ध्यान रखिएगा। अपना चाबी ताला आप लेकर जाइए चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जनता वाली चाबी है ना, उससे कईयों के ताले खुलेंगे और कईयों के बंद हो जाएंगे। बहरहाल सुमित, अब यहां पर जो मूल प्रश्न है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का है। वो कह रहे हैं कि और कोई लड़ाई में है ही नहीं, अगर लड़ेंगे भी तो हो सकता है 1, 2, 4, 10 सीटें क्या जिक्र कर लें वो आपस में, उस पर भी उनको सफलता नहीं मिलेगी। देखिए अतुल जी, ये इन लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि ये जिस भी राजनीतिक दल से प्रवक्ता बनकर बैठे हैं तो ये अपनी अपनी बात करेंगे और अपनी अपनी राजनीतिक दल का सरकार बनाने की बात रखेंगे। मैं इनकी बात से सहमत हूं, ये अपनी अपनी सरकार बनाएं, लेकिन मैं इन सब लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, और खासकर जननायक जनता पार्टी वालों से ये पूछना चाहता हूं, हरियाणा के लोगों ने इन तीनों राजनीतिक पार्टियों को, और अब तो इनेलो वालों से भी मैं पूछता हूं, आप सबको हरियाणा के लोगों ने खूब सरकार दी, खूब प्यार दिया, खूब दुलार दिया, एक बार नहीं 2-2 बार सरकार बनाई। हुड्डा साहब की भी सरकार बनी, मनोहर जी की भी सरकार बनी, मनोहर पार्ट 2 में नायब जी भी आ गए, जेजेपी वाले भी वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पे रहे, इंडियन नेशनल लोकदल के वालों को भी 5 बार मुख्यमंत्री की कुर्सियां मिली, ओम प्रकाश चौटाला जी को। ऐसी क्या वजह है कि आज आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार और पूरी मजबूती के साथ खड़ी है? हम लोगों ने दिल्ली के अंदर जो शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति करी, हमें वहां पर लोगों ने आशीर्वाद दिया, हमने वहां 3 बार सरकार बनाई। हम पहली बार पंजाब में चुनाव लड़ने गए, वहां भी यही तमाम राजनीतिक दल कहते थे ये लोग तो 4 आदमी पार्टी है, ये लोग तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे, इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। वहां पे हमने जब दूसरी बार चुनाव लड़ा तो 92 सीट लेकर आए। लेकिन मैं इस बात को गर्व से कहता हूं, और जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात आप दुष्यंत चौटाला जी तक पहुंचाना, हम लोगों ने अपना जमीर नहीं बेचा। जिन युवाओं की बात भारतीय जनता पार्टी, जमीर की बात कर रहे हैं, आपने शिक्षा बेच दी, आपने दारू बेच दी, आपने क्या नहीं देखा दिल्ली के अंदर, और ये हालत हो गई कि आप खुद के केजरीवाल जो है जेल में पड़े हुए हैं। 17 महीने में शिक्षा मंत्री आपकी जेल से निकल के आ रहे हैं, जेल मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, तो आपने क्या नहीं देखा दिल्ली में? आपने कुछ भी नहीं छोड़ा दिल्ली के अंदर। आपने दिल्ली में छोड़ा क्या है? आपने हर चीज तो बेच दी दिल्ली के अंदर। जमीन पहले बेच दिया था आपने, दारू भी बेच दिया आपने, तो शिक्षा विभाग को बेच दिया आपने, जेल विभाग को बेच दिया आपने, कुछ भी नहीं छोड़ा आपने। आपने झूठे दावे किए दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता आपके झूठ से परेशान हो गई। आपको पंजाब में लड़ गया, पंजाब में बेचने के साथ काम कर दिया आपने। आपने आम आदमी पार्टी का जो नाम लेकर आम आदमी का जो आपने नाम लिया है, आम आदमी को बदनाम कर रहे हैं आप जो है। तो अस्पताल बनाने की बात करते हैं, हम तो हरियाणा एक हरियाणवी एक को धरातल पर लाने की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते 75 पार करेंगे, 75 पार करेंगे। जिनको गालियां देते थे, जिनको ताई संतरो देवी कहती थी गालियां दे 6 महीने पहले आप एक सीट पे लड़ने के लिए सिमट गए थे। आप कहाँ थी आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर? कहाँ थी आम आदमी पार्टी? मात्र एक सीट पे आपने एमपी का चुनाव लड़ा। आप तैयार नहीं थे क्या एमपी का चुनाव लड़ने के लिए? हिंदुस्तान के अंदर एक अकेली आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, जो पूर्ण मुनाफे की सरकार है। आज बता दीजिए हरियाणा में पड़े हुए हैं, अभी जेल में पड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री भी जेल में, शिक्षा मंत्री भी जेल में, गृह मंत्री खुद जेल में। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। इस बार हरियाणा के लोग बदलाव की डगर पर चलेंगे और हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ मिलकर ईमानदार आम घर के, मजदूर के, किसान के, कर्मचारी के बेटों को हरियाणा की विधानसभा में बिठाने का काम करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए आपको चुनाव में, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। विकास जी,
अब यहां पर प्रश्न है कि आपने इस बार रणनीति अलग बनाई है, क्योंकि पिछली बार आपको अपनों ने ही शायद झटका दे दिया था या फिर आपने उनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया था, लेकिन इस बार आपने बसपा से फिर से गठबंधन करके एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लगता है कि हां, कांग्रेस और बीजेपी से आप सीधी टक्कर ले पा रहे हैं, क्योंकि वही प्रश्न जो मैं सुमित से कर रहा था, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर ही क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि और तीसरा कोई है नहीं, इसलिए फोकस भी इधर उधर मत करो। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का फोकस करने से, एक दूसरे पर क्लेम करने से कुछ नहीं होगा। ये हरियाणा प्रदेश की जनता तय करेगी कि सत्ता किसको सौंपनी है। अभी आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, उसके बाद जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता उन्होंने भी एक सवाल किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्ष तक रही, 4.5 वर्ष तक जेजेपी भी इसमें भागीदार रही, उससे पहले कांग्रेस पार्टी का जो राज रहा, हरियाणा प्रदेश की जनता ने दोनों सरकारों को देख लिया है। और अब हरियाणा प्रदेश की जनता ये चाहती है कि जो हरियाणा की बात करे, हरियाणवी की बात करे, ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाई जाए जिसमें जो क्षेत्रीय दल है, जो हरियाणा प्रदेश का सबसे पुराना क्षेत्रीय दल है, मजबूत क्षेत्रीय दल है, इंडियन नेशनल लोकदल, और अब उसके साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। तो इस बार हरियाणा प्रदेश की जनता इन पर विश्वास करके इनेलो बसपा गठबंधन को वोट देगी और हमें मजबूत बनाएगी और हम सत्ता में आएंगे। दूसरी बात, प्रियदर्शनी सिंह जी कह रही थी कि हमारे समय में अराजकता होती थी, ये होता था, वो होता था। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अराजकता किसको कहते हैं? अराजकता उसको कहते हैं जब किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके दिल्ली जाना चाहते थे तो उनकी राहों में लोहे की मोटी मोटी कीलें गड़वा दी गई, उसको अराजकता कहते हैं। 23 दिन इंटरनेट बंद करवा दिया गया। आज के समय में जो आज का भारतवर्ष है, उस समय में भी इन्होंने इमरजेंसी की याद दिला दी, सब कुछ इन्होंने सड़कें बंद कर दी, बॉर्डर बंद कर दिए। हरियाणा पंजाब का बॉर्डर इस तरीके से लगता था कि जैसे हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं। इसे अराजकता कहते हैं। अराजकता उसको कहते हैं जो इन्होंने हरियाणा प्रदेश की पहलवान बेटियों के ऊपर अत्याचार करवाए, उनके ऊपर दिल्ली में रेगुलर 12-13 बार लाठीचार्ज हुआ, और अभी विनेश फोगाट जी वाला एपिसोड भी हुआ है। अगर उस समय उनको पहलवानों को तैयारी का समय दिया जाता, उनसे ये प्रदर्शन वगैरह नहीं करवाए जाते और उनकी मांगे मान ली जाती, तो आज हमारे भारत देश के पास, हमारे हरियाणा प्रदेश के पास और भी गोल्ड मेडल आ सकते थे। दूसरा, रही बात कांग्रेस पार्टी की, देखिए लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का, आम आदमी पार्टी को भी अधिकार है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल से सवाल करना चाहता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल का जवाब ये है कि हाँ, हमारे जो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं और जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी हैं, उनके पारिवारिक रिश्ते हैं और पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। जो परिवार वाले लोग होते हैं, जो उनको रिश्ते निभाने आते हैं, और हमने आज तक किसी भी मुद्दे पर उन रिश्तों को बीच में नहीं आने दिया। हमारे लिए हरियाणा प्रदेश सर्वोपरि है। आम आदमी पार्टी पहले ये तय करे कि उनका मुख्यमंत्री, जो पंजाब का मुख्यमंत्री है, वो हर रोज ये बयान देता है कि हरियाणा प्रदेश को एक बूंद पानी नहीं देंगे। पहले ये हरियाणा प्रदेश की जनता को विश्वास दिलवाएं कि एसवाईएल का पानी हरियाणा में आएगा या नहीं। नहीं, इस बार चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनेगी पानी भी आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। पानी आ जाएगा, नहर बाद में बनती रहेगी, पानी आ जाएगा। चांदी कसी लेके जाते थे नदी खोदने, तब लेकर आनी थी। भगवत मान ने अपनी एक रैली में भी एसवाईएल पे जिक्र नहीं किया। आप दिलवा दो, क्यों नहीं बोला आपने? अब तो आचार संहिता लग गई। आप नायब सिंह सैनी जी को इस्तीफा दिलवा के हमारे आदरणीय नेताजी को एक बार मुख्यमंत्री बनवा देती है, हम ला के दिखाते पानी कैसे आता है। और ये हरियाणा प्रदेश की जनता भी जानती है कि पानी लाने का दम किस। अच्छा, ठीक है प्रियदर्शनी, जल्दी से फाइनल काउंटर आपका, बहुत संक्षेप में, समय नहीं अब। देखिए, मैं वही बात बोल रही हूँ अतुल जी, चुनावों का आगाज हो चुका है, सारी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन ये लोग जब चुनावों का आगाज होता तब अपनी कमर कसते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ऑलवेज ऑन इलेक्शन मोड, वी आर ऑलवेज ऑन इलेक्शन मोड। हमें मालूम है कि चुनाव कैसे जीता जाता है, कैसे लड़ा जाता है,
इन लोगों की तरह नहीं है कि चुनाव खत्म हुआ उसके बाद बैंकॉक में छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते हैं, या उसके बाद अपना शीश महल बना रहे होते हैं, या उसके बाद जिसको कहते हैं ये चुनावों में भूल ये यूएसए चले जाते हैं, या जिम में जा रहे होते हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की बहुत सारी फोटोग्राफ्स आती है जिम में वर्कआउट करते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री हो गई। अब ये तो हर दिन की प्रक्रिया है, उसके लिए चुनाव के इंतजार थोड़ा ना करेंगे कि चुनाव आएगा तभी जिम करेंगे। लोग हैं जो कि 24 घंटे 24x7 काम करते हैं, 24x7 काम करने वाली पार्टी है हमारी, 24x7 काम करने वाली पार्टी है हमारी। और जहां तक बात चुनावों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। ठीक है भाई, ठीक है, मान लिया, प्रियदर्शनी मान लिया। सुरेश रोड साहब भाई, वो तो तीसरी बार भी सरकार बना रहे हैं, आप कह रहे हैं 75 पार हम आ रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस हो गया प्रियदर्शनी, हो गया प्रियदर्शनी, हो गया प्रियदर्शनी, हो गया। तो उत्साहित है। हाँ, नहीं, उत्साह सबका होना चाहिए भाई। चुनाव का आज ही ऐलान हुआ है, क्यों नहीं उत्साहित होंगे? उत्साहित अकेले आप ही होंगे। सुरेश रोड ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबेगा। सुरेश रोड, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। कॉन्फिडेंस इनको ले डूबेगा। रोड साहब जी अतुल जी, फाइनल कमेंट सर। आप कह रहे हैं 75 पार का नारा आप पूरा करेंगे, प्रियदर्शनी कर रही है कि तीसरी बार सरकार हमारी आ रही है। जी प्रियदर्शनी जी तो ये भी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है। हम तो जमीन पे रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और जनता ने ही फैसला करना है। हम कोई चुनाव गलत तरीके से नहीं जीतते, ना हम जीतना चाहते। हम तो लोकतंत्र का गलत तरीके से लड़ते हैं। सरकारें, प्रियदर्शनी जी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सरकारों का काम कभी भी चुनाव के कार्य में लगना नहीं होता। उनका काम जनता के काम करना होता है। बीजेपी का हर प्रवक्ता एक बात कहता है कि हम चुनावों के बाद बैंकॉक घूमने जाते हैं सुरेश जी। नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं। सबको मालूम है बैंकॉक की यात्राओं पे जाते हैं ये लोग। नहीं भाई, अब देखिए, किसी को कहीं घूमने जाना है वो जाएगा ही, उसका चुनाव से क्या लेना देना है। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत टिप्पणी अगर हम करें, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं रोड साहब की इस बात से सहमत हूँ भाई। ये व्यक्तिगत टिप्पणी वाली चर्चा मत किया गया। मैं रोड साहब की इस बात से सहमत हूँ। जी ने 35 साल खुद बोला भीख मांग के खाई है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र में न तो चुनाव लड़ सकते, मोदी जी तो जमीन से उठे हुए व्यक्ति है, साधु आदमी है, संत आदमी है। तो अगले कहते हैं मैं जमीन में कभी नहीं रहा, मेरा एक चीज है, एक बात तो है, अब हो गया भाई, शांत हो जाइए। घूम फिर कर नरेंद्र मोदी जरूर याद आ जाते हैं आप लोगों को, उनके बिना चर्चा पूरी नहीं हो पाती। किसी भी सरकार का काम जनता के काम करना होता है। सरकारें कभी चुनावी मोड में नहीं रहा करती है। सरकार में कभी आ ही नहीं रहे। अपने आप को नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके 5 साल जनता का काम करने के बजाय चुनाव। भाटी साहब बहुत जल्दी शार्प कमेंट, समय नहीं है। भाटी साहब हो गया, रोड साहब हो गया, रोड साहब हो गया 4 अक्टूबर को। सुरेश जी हो गया भाई, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे, तब बात करेंगे। अभी तो बहुत लंबी चर्चा करनी है, तारीखों का ऐलान ही हुआ, इतना उत्साह ठीक नहीं है किसी का भी। भाटी साहब, उमेश भाटी, हमारे विधायक जो चुनकर आएंगे उनकी राय के ऊपर, उमेश भाटी जल्दी से बोलेंगे सर आप प्लीज। सुरेश जी नाम बताइए। नाम नहीं बताएंगे भाई, प्रियदर्शनी अभी नाम गोपनीय है उनका। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र का सम्मान किया जाता है, चुने हुए विधायकों की राय पे। हमारे खड़गे जी भी चुनाव से प्रधान बने हैं। जेपी नड्डा जी को खुद पता नहीं था, एकदम बना दिया कर दिया इन्होंने कुमारी शैलजा जी को और प्रियदर्शनी सुरजवाला को। बताइए। हो गया, अच्छा ठीक है, माफी चाहूंगा भाई, अब मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रियदर्शनी आपका, सुरेश जी आपका, भाटी साहब आपका और सुमित आपका भी। तो मौजूदा दौर में जब चुनाव का ऐलान हो चुका है तो अब उत्साह बरकरार भी है और बढ़ भी रहा, लेकिन उसके बीच में एक तकरार यह भी है कि अब उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा, क्योंकि तमाम पार्टियां यह दावा कर रही हैं कि उम्मीदवारों की भरमार हो गई हमारे पास, लेकिन 90 सीटों के लिए जिन व्यक्तियों को चुना जाएगा वो कितने जिताऊ और टिकाऊ होंगे, इस पर भी नजर कांग्रेस रख रही है। बीजेपी कह रही है कि हम तो हर समय चुनावी मोड में रहते हैं, इसलिए अगर पहले भी चुनाव होने का ऐलान कर दिया गया तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। जेजेपी कह रही है कि ताला और चाबी उन्हीं के पास है। बाकी दलों का भी अपना दावा है, कुछ कहते हैं गठबंधन वाले माहौल बना देंगे। राम राम।